जय जिनेन्द्र सभी को। जय जगन्नाथ। आज की क्लास शुरू करते हैं। जैन मेटाफिजिक्स की क्लास। मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। होपफुली आप लोग को स्क्रीन दिख रही है। जी। जी। ओके। एक रिवाइज कर लेते हैं, कल क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद नया शुरू करते हैं। हमने ये लास्ट की बहुत सारी क्लासेस में द्रव्यों की चर्चा कर ली। फिर हम पर्याय पे आए, और पर्याय के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने ये जाना कि जो पर्याय होता है वो एक अलग होता है। अलग होता है, किससे अलग होता है? वो द्रव्यों से अलग होता है। और द्रव्यों से क्यों अलग होता है? क्योंकि वो कभी द्रव्य के नेचर के हिसाब से होता है, या नेचर में एडिशन कुछ होता है, या नेचर में ही उसका कुछ जो द्रव्य है उसके नेचर के कुछ अपोजिट होता है। तो या तो वो ऐड करेगा द्रव्य की क्वालिटी में, या तो उसके अपोजिट क्वालिटी में रहेगा। तो ये इसको पर्याय बोलते हैं। मतलब ये द्रव्यों से अलग होता है, बट फिर भी देखा जाए तो वो जो डेफिनेशन होता है सब्सटेंस का और द्रव्यों का, उसी डेफिनेशन में उसको लिया जाता है। माने कि जो द्रव्य है और पर्याय है, एक दूसरे से अलग होकर अस्तित्व में नहीं रह सकते। पर ये साफ साफ है कि जो पर्याय है उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। मॉडिफिकेशन होने के बाद भी वो द्रव्यों से अलग नहीं होता। अस्तित्व अगर उसका डिफाइन करना है पर्याय का, तो उसको हमें द्रव्यों के साथ में लेकर ही उसका अस्तित्व बताना पड़ेगा। क्योंकि अभी किसी भी मॉडिफिकेशन को बताते हैं। अगर आप बोलते हो कि जो लड़का है वो होशियार है पढ़ाई में, तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप लड़के की बात कर रहे हो। तो वो पर्याय जो है हमेशा कोई ना कोई जो वस्तु है उसके संबंध में ही होगा। तो द्रव्य जो है पर्याय के बिना नहीं होता, और पर्याय द्रव्य के बिना संभव नहीं है। ये सिंपल सा परिभाषा है। मतलब इसका मतलब साफ है कि कोई भी द्रव्य है उसमें कोई ना कोई चेंजेस दिखेगा। भले वो अभी माइन्यूट चेंजेस होगा, फिर बाद में और ज्यादा होगा या और एडिशनल होगा, बट उसमें चेंजेस होगा। और वही चेंजेस, वही मॉडिफिकेशंस को पर्याय बोलते हैं। और इसीलिए जो द्रव्य और पर्याय है उसका संबंध जो बताया गया है वो अविभाज्य बोला गया है। मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो वस्तु या भाव है, वह द्रव्य के रूप में भी है, वो पर्याय के रूप में भी है। इसलिए जो वस्तु है उसको द्रव्य और पर्याय दोनों के साथ अभेद माना गया है। अब इसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसको रियल लाइफ एग्जांपल से हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं, उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना चेंजेस हो रहा है। क्लाइमेट में कितना चेंजेस हो रहा है, सराउंडिंग्स में कितना चेंजेस हो रहा है, एनिमल्स के नेचर, ह्यूमंस के नेचर, उनके स्वभाव, कितना चेंजेस हो रहा है, क्या हम देख पा रहे हैं नया। वो सब हम पर्याय की वजह से देख पाते हैं। तो उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए, और इफ पॉसिबल उसको एक अलग तरीके से उस पर शोध करना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गई पर्याय की बात। अब आगे हम देखते हैं गुण। गुण के बारे में। गुण माने की क्वालिटी। अब जब क्वालिटी की बात होती है तो हमारे पास उसको समझाने के लिए या समझने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। या कोई भी अगर वस्तु ले ले तो वस्तु की अगर हमें विशेषता बतानी होती है, वस्तु को अगर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इसमें खासियत क्या है, इसमें यूनिकनेस क्या है, इसमें स्पेशलिटी क्या है, या फिर हमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु से भिन्न बताना है, तो हम क्या करते हैं? उसकी क्वालिटी बताते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट, ये क्वालिटी हो गया। ही इज डम, ये क्वालिटी हो गया। तो क्वालिटी की वजह से हम एक दूसरे पे भिन्नता लाते हैं। अगर क्वालिटी नहीं होता तो हम सब एक जैसे हो जाते। क्योंकि अभी गुण सब में अलग अलग है, तो उसके साथ उसी हिसाब से सब में जो देखा जाए, जो विशेषताएं दिखती है, यूनिकनेस दिखता है, कॉमननेस है, एक जनरल गुण होता है हमारे अंदर। ह्यूमननेस एक जनरल गुण है। जनरल ह्यूमननेस सबके अंदर है ना? वैसे ही जो स्पेशल क्वालिटीज होगा या जो डिफरेंट क्वालिटीज होगा वो सब में अलग अलग होगा। तो इस हिसाब से हम क्वालिटी को समझ सकते हैं। और क्वालिटी को
और अच्छे से समझने के लिए जो सब्सटेंस का डेफिनेशन है, जो जैन मेटाफिजिक्स में बताया है, उसके रिलेशन में समझे तो और अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि द्रव्य और गुण का अभेद। तो द्रव्य जो है और गुण है वो अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। अलग अलग नहीं होते मतलब क्या हुआ इसका, कि द्रव्य और गुण एक जैसे ही है। अब एक जैसे कैसे है, क्योंकि वो हमेशा एक एक साथ ही पाए जाते हैं। अगर द्रव्य है तो उसका गुण है, अगर गुण है, गुण की बात हो रही है मतलब द्रव्य की बात ऑटोमेटिकली होगी। अगर मैं किसी के गुणों की बात कर रही हूँ, किसी को सुंदर बोल रही हूँ, किसी को बोल रही हूँ कि वो इंटेलिजेंट है, गुणों की बात कर रही हूँ, मतलब मैं किसी की बात कर रही हूँ। कोई पर्सन है, कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इस हिसाब से मेटाफिजिक्स में ये क्लैरिटी लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी के संदर्भ में बात करते हैं तो वहां पे हम कोई ना कोई गुण यूज करते ही है, कोई ना कोई क्वालिटी यूज करते ही है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, वो इसीलिए बताया गया है कि जब मैं गुणों की बात करती हूँ तो ऑटोमेटिकली द्रव्य का रिफरेंस आ ही जाता है। किसी को अगर मुझे कोई कलर समझाना है, किसी भी इंसान को कलर समझाना है कि रेड है, ग्रीन है, येलो है, मैं बोल सकती हूँ कि संध्या जी के बैकग्राउंड में देखिए पेड़ लगा हुआ है, वो ग्रीन है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं एग्जाम्पल संदर्भ दे के बता सकती हूँ। बट अगर उस पर्सन ब्लाइंड है या उसको नहीं दिखता ग्रीन कलर, तो मुझे बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो गुण है उसको समझने के लिए हमें कभी ना कभी या कहीं ना कहीं संदर्भ का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि गुण द्रव्य के बिना नहीं हो सकता और द्रव्य गुण के बिना संभव नहीं है। अब इसका क्या मतलब हो गया, कल एक एग्जाम्पल लिया था, घड़े का एग्जाम्पल लिया था। जो घड़ा है, क्या है वो, मिट्टी का बना है या कौन से धातु का बना है, कोई भी धातु का बना हो उसका गुण है। सोने का बना है तो सोना उसका गुण है। अभी यहाँ पे जो उसका गुण है, गुण के हिसाब से मैं उसको घड़ा बोलती हूँ, और या तो उसको सोने का घड़ा बोलती हूँ क्योंकि उसमें वो ऐसा गुण है ना। अगर उसमें ऐसा गुण नहीं होता, अगर वो सोने का नहीं होता, अगर वो मिट्टी का होता तो मैं बोलती मिट्टी का घड़ा है। अगर वो मिट्टी का घड़ा नहीं होता है, सोने का घड़ा है, तो मैं बोलती सोने का घड़ा है। तो यहाँ पे एक जो चीज है वो साफ साफ क्लियर है कि जो गुण और द्रव्य है उसका हमेशा एक साथ ही भाव लिया जाता है या एक साथ ही समझा जाता है। जैसे कि डेली लाइफ में भी हम ऐसी बोलते हैं जिससे कि सामने वाले को क्लैरिटी हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके घर कोई गेस्ट आया है। ठीक है, अभी एक रिचुअल है कि कोई भी गेस्ट आता है तो उसको पानी दिया जाता है, राइट। हम्म, तो आपने क्या किया, सिर्फ इशारा किया कि पानी, और सामने वाले ने समझ लिया इसको कि हाँ ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। तो अब ये रिफरेंस जो है वो किस प्रकार का है, वो इससे समझ आया क्योंकि जो 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 रीति है, जो कि आपको गेस्ट को पानी देना है, वो एक सब्सटेंशियल है। एक सब्सटेंशियल इन द सेंस कि वो होती रहती है और उससे आप कनेक्ट हो जाते हो कि गेस्ट आया मतलब पानी देना। ठीक है, तो ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो बोला गया है कि गुण जो द्रव्य के बिना नहीं हो सकते और द्रव्य जो है वो गुण के बिना संभव नहीं है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि अगर मार्केट जाते हैं, फ्रूट लेना है, ठीक है, तो फ्रूट देखते ही आपको समझ आ जाता है। मतलब डिफरेंस कर पाते हो कि ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल नहीं है। क्यों? उनके गुणों के कारण। मार्केट में सब्जियां देखने जाते हो, सब्जियों को अलग अलग पहचान पाते हो। क्यों पहचान पाते हो? उनके गुणों के कारण। अगर उनमें गुण नहीं होते तो आप उसको कभी नहीं पहचान पाते। और इसीलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जो भी वस्तु, भाव या वस्तु है, वह द्रव्य और गुण दोनों के साथ एक ही होती है, उनसे अलग नहीं होती है। अगर मैंने ऐसी एक रेड एप्पल है, रेड एप्पल का ऐसे बताया कि वहां पे एक एप्पल है, आप ले आओ, तो क्या आप उसकी रेड की क्वालिटी जो है उसको अलग करके लाओगे? नहीं, क्वालिटी उसके साथ ही आएगी। जो उसमें रेडनेस की क्वालिटी है वो एप्पल के साथ ही आएगी, राइट। आप उसको अलग अलग करके नहीं ला सकते हो।
जैसे मैंने बोला आपको, चलिए मैं आपको एक पानी का जार देती हूँ, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट देती हूँ। ठीक है, आपको बोला कि सॉल्ट डाल दो पानी में, आपने डाल दिया, अब वो सॉल्ट वाटर हो गया। ओके, अब मैंने बोला आपको कि चलिए आप मुझे सॉल्ट एंड वाटर दोनों अलग अलग करके ले आइए। पॉसिबल है? ला सकते हो? हाँ, अगर लेबोरेटरी में जाओगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो शायद वो पॉसिबल है। बट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग क्या आप ला सकते हो उसको अलग अलग करके? नहीं। नहीं ला सकते हो, क्योंकि अभी वो सॉल्ट वाटर हो गया। बट फिर भी मैं जिद पे आ गई कि नहीं, मुझे सॉल्ट एंड वाटर अलग अलग चाहिए। बट क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वो उसका पर्याय हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया ना उसमें पानी में। बट मैंने बोला कि पानी जो है उसमें जो है अलग अलग करके लाओ, उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग करके लाओ। अब ले आए हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करके, बट क्या वो पानी रह गया? फिर वो पानी नहीं रह गया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि गुण तब तक, जब तक सब्सटेंस में है तब तक ही आप सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हो। अपने गुणों को हटा दिया तो सब्सटेंस का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को निकाला तो पानी भी खत्म हो जाएगा। तो किसी को भी अगर आपको सब्सटेंस समझाना है तो उसके गुणों के माध्यम से आप समझा सकते हो। गुण का अगर परिभाषा वहां से हट गया, या पर्याय का परिभाषा वहां से हट गया, तो सिंपली वो जो सब्सटेंस है वो भी हट जाएगा। अभी मुझे बताइए, ये एक छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने कितने एग्जाम्पल्स यूज किए? आपको यही तो करना है एग्जाम पेपर में, आपको उसको एक्सप्लेन करना है इन अ वे कि कोई बच्चा भी समझ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। और उसमें क्योंकि ये मेटाफिजिक्स है, वी आर गोइंग बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। हम लोग मेटा वर्ल्ड में जा रहे हैं, और मेटा वर्ल्ड में जो चीज हमने देखी नहीं है, ओके, उसको समझाना इट्स वे टू डिफिकल्ट। बट फॉर दैट थिंग यू हैव टू यूज मेनी रेफरेंसेस, यू हैव टू यूज मेनी एग्जाम्पल्स। पंचास्तिकाय का आप यूज करेंगे, आप द्रव्य संग्रह का आप एग्जाम्पल्स यूज करेंगे। आपको अगर तत्वात सूत्र का कोई कोट याद है तो आप कोट लिखेंगे, फिर उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एलोबरेट करेंगे। अब ये एक स्किल है। ये कौन सा स्किल है? एनालिटिकल स्किल। आपको एनालाइज करना है चीजों को। मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही चीज घुमा फिरा के बोलनी है, बिल्कुल नहीं। आपको उसमें आर्ग्यूमेंट्स लाना है, उसका प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, या उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट, ये सारी पॉइंट्स आपको बतानी है। और वो काफी लॉजिकल होता है। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने बता दिया फर्स्ट पॉइंट कि द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं होते। दूसरा पॉइंट, गुण द्रव्य के बिना नहीं हो सकता, द्रव्य गुण के बिना नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट, दोनों एक साथ ही होते हैं और उनसे अलग नहीं होते। अब तीनों जो सेंटेंस है, ठीक है, आप खुद ही देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, तीनों जो सेंटेंस है क्या आपको सिमिलर लग रहे हैं, क्या उसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है? अच्छे से देखिए। मीनिंग तो एक ही है, कैसे? एक लेकिन ही। कैसे मीनिंग एक ही है? अच्छा, लेकिन दिखाने में दूसरा दूसरा ओके। लगता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपको बोला कि जो फ्रांस का राजा है, हम्म, फ्रांस का राजा है, उसके बाल बहुत घने हैं। क्या? और फिर मैं बोलूंगी कोई फ्रांस का राजा का नाम, चलो फ्रांस का राजा है, उसका नाम है एलेक्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने बोल दिया एलेक्स के बाल बहुत लंबे हैं। पहले सेंटेंस में मैंने बोला फ्रांस का राजा है उसके बाल लंबे हैं। दूसरे में मैंने बोला एलेक्स जो है उसके बाल लंबे हैं। तो क्या दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग हो गया? नहीं, क्यों? वो अलेक्स कौन भी हो सकता है। फ्रांस की राजा तो अलेक्स है, लेकिन हाँ, अलेक्स कौन भी हो सकता है। हाँ, वो बराबर हो सकता है, बट मैं अभी तो उसी बात कर रही हूँ ना, कि एलेक्स की बात कर रही हूँ ना, जो कि फ्रांस का राजा है। फिलहाल तो मैं फ्रांस उसी की की बात राजा। कर रही हूँ। तो मैं उसके बारे में जो भी बोलूंगी वो सच है। अगर मैंने बोला उसके बड़े लंबे बाल है फ्रांस के राजा की, तो मतलब मैं एलेक्स की बात कर रही हूँ, हाँ, है ना? हाँ मैडम। हाँ। हाँ।
तो इस हिसाब से अगर ये सेंटेंस में देखा गया द्रव्य और गुण के बारे में, तो मैं तो द्रव्य और गुण की बात कर रही हूँ। हम्म। मतलब आप खुद समझिए इसको, जो तीनों सेंटेंस है, आप जो बोल रहे हो मीनिंग अलग अलग है, आई मीन मीनिंग सेम है। हाँ, सेम। और मैंने जब आपको सेंटेंस बोल दिया ये एलेक्स का और फ्रांस के राजा का, तो आप बोल रहे हो कि दोनों अलग अलग है। कैसे? बात तो एक ही पर्सन की हो रही, बात तो एक ही ऑब्जेक्ट की हो रही है, राइट? तो अलग अलग कैसे हो रहा है? आपको हाँ अनिल मैडम। जी कुछ डिफरेंट दिख रहा है तीनों सेंटेंस पे? बताइए। घुमा फिरा के देखते ही लगता है मैडम सब। वर्डिंग्स डिफरेंस है मैडम, उतना हाँ, मीनिंग तो एक ही है। अच्छा चलिए, मैंने बोला ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। हम्म, क्या हाँ। दोनों अलग अलग है या सेम है? ए इज इक्वल टू बी, बी सेम। वर्जन अलग अलग है, बात एक ही है। बहुत अलग अलग है उसमें, सिर्फ वर्जन अलग अलग नहीं है, और उसमें डिफरेंट है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कैटेगरीज में इतने घुस गए हैं ना कि हमें चीजें डिफरेंट दिखती ही नहीं है। वी डोंट सी हम्म। सी द थिंग्स डिफरेंटली। और अगर हम चीजों को डिफरेंटली नहीं देखेंगे तो हम मेटाफिजिक्स को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको कैटेगरीज में इतना इंटरेस्ट आ गया है कि सामने चीज देखते ही हम उसको जज कर लेते हैं कि ये यही है करके। चार पैरों वाला हम्म। जानवर दिखा जंगल में, हम बोल देंगे कि ये तो जंगली बिल्ली है। कुछ और भी हो सकती है, हम उसको ढूंढने ही नहीं चाहते कि वो क्या है करके। मेटाफिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों को एज इट इज ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वी डोंट डू सब्सटेंशियल, जो उसमें सब्सटेंशियल जो रिसर्च करना है या उसके तत्वों को पहचानना है, वी डोंट डू एट ऑल। ठीक है। सो हम्म। ये दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेटाफिजिक्स। एंड हमें क्या करना है, व्हाट वी वांट टू डू, जब हम द्रव्य के बारे में पढ़ रहे, गुणों के बारे में पढ़ रहे, तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आसपास जितने भी सब्सटेंस है उसको हम एक अलग लेवल में समझ सके, अलग तरीके से समझ सके। अब ये सबसे बड़ी बात है कि मेटाफिजिक्स जो है उसमें सब कुछ थ्योरेटिकल नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट थ्योरेटिकल। यहाँ पे प्रैक्टिकल भी है, एनालिटिकल भी है, और सब्सटेंशियल भी है। जब थियोरिटिकल होता है तो चीजें अलग अलग समझ आती है। अगर एप्पल को डेफिनेशन, एप्पल इज फ्रूट, एप्पल इज रेड इन कलर, एप्पल इज दिस मच इन साइज, मैंने अलग अलग सेंटेंस बोल दिया, आपको लगेगा कि मैंने अलग ही कुछ बता दिया। आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी डिफरेंट पॉइंट्स, बट मैं बात कर रही हूँ एक एप्पल की। बिल्कुल। वैसे ही मैं यहाँ पे द्रव्य और गुणों की बात कर रही हूँ, तो मैंने बोल दिया कि जो द्रव्य है वो सब्सटेंस है, जो गुण है वो क्वालिटी है। द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं है, द्रव्य और गुण एक दूसरे में ही होते हैं। तो मैंने एक अलग अलग सा सेंटेंसेस आपको दे दिया, भले आपको लग रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट सेम ही है, द्रव्य और गुणों की बात कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली द रीजनिंग दैट आई एम गिविंग यू इज वेरी 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 डिफरेंट। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मेटाफिजिक्स को समझना है कि हमें जो एनालिसिस करनी है, तत्वों की एनालिसिस करनी है, बहुत डिटेल्ड में करनी है, बहुत डीप जाके करनी है, ठीक है। सब्सटेंशियल लेवल पे करनी है। ए और बी का फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। ए को पूछा बी के बारे में बताओ, बी के बारे में कुछ और बताएगा, बराबर है। बी को पूछा ए के बारे में बताओ, ठीक है। बी ने ए को कुछ और बताएगा। अब ए को पहले ही बोल दिया गया कि आप अपने बारे में लिख के रखो पहले, और वैसे ही बी को बोल दिया गया अपने बारे में लिख के रखो। अब ए ने जो खुद के बारे में लिखा था और बी ने जो उसके बारे में बताया, काफी डिफरेंट था। हम्म। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि ए को जो उसके बारे में पता था वो बी को नहीं पता था, और बी ने जो ए के बारे में देखा वो शायद ए ने कभी खुद के बारे में नहीं देखा। तो वैसे ही हम जो द्रव्य और गुणों के बारे में देख रहे हैं या समझ रहे हैं, शायद वो द्रव्य और गुण का एक्चुअल डेफिनेशन होगा ही नहीं, या उससे हम अलग देख रहे हैं। तो हम जब तत्व मीमांसा कर रहे हैं तो हम उसकी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यानी द्रव्य एक्चुअल में क्या है, गुणा एक्चुअल में क्या है, उसका संबंध क्या है। संबंध ये है कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहते हैं। ना द्रव्य को गुण से अलग किया जा सकता, ना गुण को द्रव्य से अलग किया जा सकता। इसके बाद भी द्रव्य अलग है और गुण जो है वो अलग है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सोना जो है वो द्रव्य है
और अपने रूप जैसे कंगन या कुंडल के साथ भी है। सोना का गुण क्या है? जो एक सोना एज अ द्रव्य, उसका गुण क्या है? पीला। हाँ। पीला। हाँ, पीलापन जैसे गुण है। नहीं। वो पीलापन जैसे गुण आपको कंगन में भी दिखेगा, आपको कुंडल में भी दिखेगा, उसको किस में भी कन्वर्ट कर दो, बट उसका जो गुण है आपको हमेशा 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 दिखेगा अलग अलग सब्सटेंस में। क्यों वो ऐसा दिखेगा? क्योंकि वो सब्सटेंस यानी जो वस्तु है कंगन उसके साथ हमेशा रहेगा। वो कुंडल बन गया तो भी सोना रहेगा। तो इसका मतलब जो है कि गुण जो है वो द्रव्यों के साथ एसोसिएटेड रहता है। ये पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि द्रव्य और गुण अलग नहीं होते, ये एकदम प्रूफ कर दिया ये पॉइंट को। ठीक है, ये जो सोना और कंगन का एग्जांपल है इससे एकदम प्रूफ हो गया। दूसरा पॉइंट, गुण द्रव्य के बिना नहीं हो सकते और द्रव्य गुण के बिना संभव नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि सोने में से पीला रंग निकाल दो। सोने में से जो सोना जो द्रव्य है उसमें से उसका जो पीला रंग है, क्वालिटी जो गुण है उसको निकाल दो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वही सेकंड सेंटेंस बोल रहा है कि गुण जो है वो द्रव्य के बिना नहीं हो सकता और जो द्रव्य जो है वो गुण के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, अब थोड़ा डीप लेवल में जाके देखते हैं। अलग लग रहा है अभी सेंटेंस? एग्जाम्पल की तरफ से समझे तो, है ना? हाँ प्रैक्टिकली इट मैडम। इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि मैं सोने में से उसका पीला रंग निकाल दूं। पॉसिबल ही नहीं है, फिर वो सोना बचेगा ही नहीं। और तीसरा पॉइंट, इसलिए जो भी वस्तु है वह द्रव्य और गुण दोनों एक साथ ही होते हैं, उनसे अलग नहीं होते। एंड दैट इज द रीजन सोना जो है जो द्रव्य है, इट्स ऑलवेज बियरिंग इट्स येलोनेस क्वालिटी। जो उसकी क्वालिटी है येलोनेस की, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेगी। तो सिंपल सा पॉइंट्स था द्रव्य और गुण के बारे में संबंध। एंड सिंपल से पॉइंट में ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ एन आवर का व्याख्यान हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। बात को कैसे समझाना है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसमें ला सकते हैं। गुण के माध्यम से समझना है और सब्सटेंस के माध्यम से समझना है, प्लस थर्ड पर्सपेक्टिव से समझना है। ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है जो द्रव्यों और गुण का जो संबंध है उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो द्रव्य है वो अनंत गुणों का आधार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सटेंस जो है वो बहुत सारे गुण उसमें हो सकते हैं, अनंत गुण हो सकते हैं, बहुत सारे गुण उसमें आश्रय हो सकते हैं। हालांकि मैं गुण और द्रव्य के संबंध में बात कर रही थी कि दोनों एक साथ रहते हैं, बट ये एक नया पॉइंट हो गया कि गुण मल्टीपल हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे गुण हो सकते हैं एक ही सब्सटेंस में, एक ही धातु में। ठीक है, ये एक नया पॉइंट हो गया। अभी एग्जाम्पल के तौर पे सोना ही ले लेते हैं। येलोनेस तो एक क्वालिटी है, उसके बाद जब उसका वेट या उसका जो टेक्सचर है वो आ गया तो शायद वो भी आपको दिखेगा कि वो हमेशा सोने के साथ रहता है। तो इसलिए ये जो पॉइंट जो बताया गया है कि जो द्रव्य है वो अनंत गुणों का आधार होता है, ये एकदम वैलिड पॉइंट है, एकदम ट्रू पॉइंट है। पानी की बात कर ले, सब एज अ सब्सटेंस अगर पानी को देखे तो उसके भी गुण बहुत है। कभी वो ठंडा लगेगा, कभी उसको ठंडा बोल सकते हो, आप उसको शीतल बोल सकते हो। भले वो जो शब्द है ठंडा या शीतल एक जैसे ही आपको लगेंगे, शब्द अलग अलग है, एक जैसे ही लगेंगे, बट उसका मीनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है। ठंडा का मतलब अलग होता है, शीतल का मतलब अलग होता है। अब दोनों गुण से हम पानी को जोड़ सकते हैं। और भी उसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि हम उसको टाइम टू टाइम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि समय के अनुसार, समय क्षेत्र, उसको जो स्थान में जहां पे रखा गया है उसके हिसाब से द्रव्यों की परिभाषा यानी कि जो द्रव्यों का व्याख्यान है वो बदलते रहता है। समय के हिसाब से मतलब कौन से काल की बात हो रही है, क्षेत्र कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, कौन से भाव की बात हो रही है, यानी कौन से इंटेंशन की बात हो रही है, ये सब से हम द्रव्यों की जो परिभाषा है या द्रव्यों का जो विस्तार रूप है उसमें हम कुछ नया बता सकते हैं।
ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि हम इसमें नया क्या बताएं, तो इसका आंसर यही है कि आप उसको समय के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाव के हिसाब से द्रव्य, गुण, पर्याय, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग बता सकते हैं। ओके। और ये एकदम सब्जेक्टिव है और इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार आप यूज टू हो जाओ तो आप और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि द्रव्य जो है अनंत गुणों का आधार यानी कि आश्रय होता है। दूसरा पॉइंट, ये गुण सदैव द्रव्य के साथ जुड़े रहते हैं, उनका द्रव्य ये कभी विच्छेद नहीं होता। तो डिवाइड करके ले लेते हैं। पहला पॉइंट, ये गुण मतलब ये सारे गुण, शीतलता, ठंडक, ये सारे गुण हमेशा द्रव्य के साथ जुड़े रहेंगे। और दूसरा पॉइंट, उनका द्रव्य से कभी विच्छेद नहीं होता, हमेशा साथ में रहेंगे। एंड दूसरा पॉइंट, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे साथ में रहना मतलब तो यही हो गया, एसोसिएशन मतलब तो यही हो गया कि डिसोसिएशन नहीं है, यही बोलेंगे ना। बट यहाँ पे शब्द क्या यूज हुआ, पहले मैंने एसोसिएशन यूज किया, दूसरा शब्द क्या यूज हुआ, डिसोसिएशन यूज किया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, गुण जो है द्रव्य से अलग कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या गुण वस्तु है? कोई अगर कोई बच्चा पूछता है कि क्या गुण वस्तु है, वस्तु नहीं होता। गुण क्या होता है? वो वस्तु नहीं होता है, वो द्रव्य का स्वभाव होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जो है द्रव्य का स्वभाव यानी कि उसका नेचर होता है। जो सोना का जो पीलापन है वो उसका स्वभाव होता है, उसकी इननेट क्वालिटी होती है, उसकी जो अंदर की क्वालिटी होती है उसी को हम स्वभाव बोलते हैं। ये एक अलग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य और गुण एक ही आधार में साथ साथ स्थित रहते हैं। एक ही आधार मतलब उसका एक ही प्रकार का फॉर्म होगा जिसमें वो साथ साथ स्थित रहेंगे, अयुत सिद्ध संबंध जिसको कहते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव्य और गुण का क्या होगा, कैसा आधार होगा, एक ही आधार होगा, उसमें ही वो स्थित रहते हैं। और लास्ट पॉइंट, इसलिए द्रव्य अपने गुणों सहित नित्य माना जाता है। दिस इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल कि वो नित्य माना गया है, इटर्नल माना गया है। कि द्रव्य अगर इटर्नल है तो उसका जो गुण है जो हमेशा वो कैरी करके चलता है या कैरी लेके चलता है वो भी नित्य होगा, वो भी इटर्नल होगा। जैसे आपने आत्मा की बात होती है, आत्मा की गुण की बात होती है, भले आत्मा अंधकार में है, उसको ज्ञान का जो बोलते हैं ना कि ज्ञान का अभाव नहीं है, बट उसका जो स्वभाव है वो ज्ञान रूपी स्वभाव है। उसको पहचानने में गलती होती है, डिफिकल्टी होती है, बट अल्टीमेटली ये समझना जरूरी है कि जो आत्मा का स्वभाव है वो ज्ञान रूपी स्वभाव है। ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है गुण को समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, मल्टीपल गुण कैन एग्जिस्ट इन अ सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट, this all qualities or this all gun will always be there attached or associated with substance. Next point, this quality or this gun can never be separated from a substance. और next point, द्रव्य और गुण यानी कि जो सब्सटेंस एंड क्वालिटी है दे ऑलवेज हैव द सेम आधार और सेम प्रदेश पॉइंट। ठीक है। तो इसलिए एंड देयरफॉर द सब्सटेंस एंड द क्वालिटी विल ऑलवेज बी इटर्नल, इसलिए हमेशा उसको इटर्नल माना जाता है। जैसे बिना मिठास के शक्कर की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही बिना गुणों के द्रव्य और बिना द्रव्य के गुण संभव नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि जैसे बिना आप अगर शक्कर की बात करें तो एकदम इंटेंशन ही हमारे दिमाग में आ जाती है कि वो मीठा होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि शक्कर की बात हो रही है और वो उसका जो स्वभाव है उससे विरुद्ध या उसके अपोजिट यानी कि वो खट्टा होगा या कुछ और होगा, ऐसा हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। एज सुन एज हम शक्कर की बात करते हैं वो इंप्रेशन आ ही जाता है उसका कि वो मीठा है, वो भाव आ ही जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो गुण है और उसका सब्सटेंस है वो हमेशा हम एक ही मान के चलते हैं, उसको अलग अलग मान के नहीं चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है समझने में कुछ?
मैं हाँ बट अगर समझाना है, एक्सप्लेन करना है तो आप रेडी है? अगर आपको बोला जाए कि चलिए अब तो समझ आ गया सब कुछ, अब क्यों ना हम एक पेपर पेन उठाए और लिखना शुरू कर दे जो भी कुछ समझ आया है, तो हम्म कितना लिख पाएंगे? कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ मैं लिख लूंगी या लिख लूंगा? कितना लिख पाएंगे? कुछ हाँ मैडम, जी। अभ्यास करते हैं मैडम। नहीं, ये कॉन्फिडेंस समझ, आना चाहिए, वो लिखने का हाँ कॉन्फिडेंस मैडम, आना चाहिए कि आना मेटाफिजिक्स चाहिए। की बात हो रही है, हाँ बियॉन्ड मैं, फिजिक्स की बात हो रही है। फिजिकल हाँ वर्ल्ड को मैडम, तो हम समझा सकते हैं। हमने स्थूल रूप से समझा था, अब डीप में समझना है। ये तो आज के क्लास में मुझे समझ में आया। हम ऊपर ऊपर से और द्रव्य क्या है, गुण क्या है समझते थे। हम्म। अभी तो एक एक पॉइंट को डीप से समझना है। हम्म, ऐसा, आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी आपने इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की। आज ही आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आसपास की चीजें देखिए, इसमें हाँ ऐसा क्या है जो मैंने पहले नहीं देखा। हाँ मैडम। ये एक्सपेरिमेंट करिए, आपको कुछ ना हम्म, कुछ उसमें नया दिखेगा। फिर आप क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये उसका गुण है या उसका पर्याय है, या वो धातु हम्म, या वो द्रव्य है, सब्सटेंस है। ये दूसरा क्वेश्चन करिए। फिर तीसरा क्वेश्चन, अगर ये पर्याय है तो ये पर्याय की कितनी टाइम तक पॉसिबिलिटी है कि इस सब्सटेंस में एग्जिस्ट करेगा और नया पर्याय उसमें जुड़ेगा। ये तीसरा क्वेश्चन करिए। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन का सीरीज चलेगा ना, उससे आपका जो नॉलेज है रिगार्डिंग मेटाफिजिक्स, रिगार्डिंग तत्व मीमांसा, वो और डीप होते चले जाएगा। तब आपको हर चीज में इंटरेस्ट आएगा, उसको नया देखने में। कभी कभी होता है कि सेम चीज हम डेली डेली देखे तो बोर हो जाता है, बट हमारे माइंड को वैसे ही प्रिपेयर किया गया है कि हम कैटेगरीज के थ्रू अपनी लाइफ को रूल करें या लाइफ को चलाएं। तो कैटेगरीज के थ्रू अगर हम चलते हैं तो ठीक है, हमको क्लैरिटी मिलती है, बट एंड ऑफ द डे बोरिंग भी हो जाता है। इसलिए कुछ ना हम्म। कुछ न्यू न्यू टाइप का उसमें होना चाहिए, एंड वही चीज हम मेटाफिजिक्स में अच्छे से समझ पाते हैं। मैडम अब आपने बोल लिया ना, वो हाँ। आ, एक एक क्रीपर है, हमारे घर में एक क्रीपर है, वो रोज रोज भी बड़ा बड़ा होता जा रहा है, नए नए पत्ते आ रहा है। हाँ, उसमें हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें क्या समझता है, वो कल इतना छोटा था आज बड़ा हुआ है, वो कुछ नए पत्ते आ रहा है, एक क्रीपर ऊपर चढ़ रहा है, उतना ही समझते हैं ना। और कुछ क्या समझना है उसमें। और कुछ क्या समझ सकते हैं उसका? देखिए उसमें द्रव्य कौन सा है, हाँ उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है जो हमेशा इटर्नल है। मतलब ये हाँ। तीनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो आप लता हम्म क्रीपर देख रहे हो उसको तीनों के हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए कि उसमें पर्याय क्या है। और मे बी वो आपके एग्जाम्पल्स में भी काफी यूजफुल होगा। जब आप एग्जाम में पेपर लिखोगे तो आपको हम्म एग्जाम्पल बताने के लिए भी वो काफी यूजफुल होगा। हम्म। है ना? ओ इस ओ। हिसाब से आपको सोचना है। और ये हमारे ब्रेन का बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है। हम्म कुछ हम्म नया हम्म किसी में चीज में देखना है तो ये आपके ब्रेन को एक एक्सरसाइज भी देगा। तो सब लोग ये ट्राई हम्म, कीजिए। हर एक वस्तु में उसका द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों खोजने की कोशिश करिए। और पता करिए कि जो गुण ऐसा क्या है जो उसमें हमेशा रहेगा, और ऐसा क्या है जो उसमें बदलता रहेगा। तब आपको गुण और पर्याय दोनों की परिभाषा मिल जाएगी। फिर ये भी देखिए कि वो जो गुण है क्या वो एक ही है उसमें, या बहुत सारे गुण हैं। है ना? तो वो हाँ आपको समझ आएगा कि वो जो लता की बात कर रहे हैं क्या उसमें एक ही गुण हाँ। है, या उसमें 100 गुण नहीं। है जो मैंने कभी देखा नहीं। हाँ है हाँ ना? मैडम। और उसके गुणों हाँ। की बात हो सकती है। तो हम्म गुण हम्म और जो द्रव्य है, ऐसे ही उसका नित्य संबंध होता है, यानी कि इटर्नल एग्जिस्टेंस होता है। हम्म जब पर्याय की बात होती है तो पर्याय हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। पत्ता झड़ गया, नया पत्ता आ गया, पर्याय है। हम्म। बट उसमें ऐसा कंसिस्टेंटली सेम टाइप का पत्ता आना, वो उसका गुण हाँ, है। गुण है कभी उसकी रेड पत्ता, हरियाली, उसका हाँ हरियाली उसकी गुण है। हाँ, है ना, कभी ऐसा रेड है कभी ना। येलो, ऐसा तो नहीं आ रहा है, सेम हाँ टाइप का हाँ। पत्ते आ रहे हैं हमेशा। वो तो उसका गुण एक ही है। टाइप का। है ना? तो इस एक ही प्रकार टाइप से का। आपको कोई भी सब्सटेंस को समझने के लिए आसानी होगी, और उसमें कुछ नया देखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक। ठीक है। मैम जैसे पहला सेंटेंस था इसमें ना कि वो
गुणों का, अनंत गुणों का आधार है, हम्म। उस द्रव्य अनंत गुणों का आधार है। इसको मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं कि द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। हम्म। तो ये हाँ। बात सही है ना, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। मतलब सीधा सीधा कंसेप्ट आता है दिमाग में। आप तो ये कहना, द्रव्य अनंत गुणों का आधार है। हम इसकी जगह हम ये लिखते हैं कि द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। तो कोई फर्क हुआ या वही बात है? फर्क हुआ। वही जानना चाह रहे हैं, मतलब हम फर्क है। हमको ये आधार फर्क। मतलब समथिंग इज होल्डिंग समवन। हम्म। द्रव्य जो है उसका ग्रेटनेस बता रहे हैं एज आधार बोल के, कि द्रव्य जो हाँ। है वो आधार है, मतलब द्रव्य में इतनी कैपेसिटी है कि और वो गुण को अपने अंदर सम्मिलित कर सकता हम्म। है ना। आधार मतलब क्या बोल रही हूं मैं, मतलब एक बेस है वो, जिसमें आप बहुत सारे गुण को कंसिडर कर सकते हो। अगर होते हैं मैं बोलती हूँ, मैं तो बस फुल स्टॉप डाल रही हूँ। समझ रहे, फुल स्टॉप, इतना ही गुण होता है, येलोनेस दैट इज द गुण, उतना ही गुण होता है उसमें। मतलब डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? एक आधार मतलब क्या हो गया कि जैसे आकाश के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आकाश में हम सब उसमें आकाश के अंदर आ जाते हैं। मतलब हम सब मतलब कितने सब, हम्म। कोई नंबर्स है, फिक्स नंबर्स नहीं है ना। हंड्रेड्स हो हम्म। सकते हैं, थाउजेंड हो सकते हैं, कोई भी फिक्स नंबर नहीं है। राइट। तो वैसे ही जब हम द्रव्य और उसके गुणों की बात कर रहे हैं, तो विशेषकर जब गुण की चर्चा हो रही है, हमने अभी तक रिसर्च में उतना एक्सपर्ट नहीं बन गए कि सबका गुण बता दिया हमने, इसमें इतना गुण होता है। जैसे आत्मा के बारे में हम उसके जब गुणों की चर्चा करते हैं, आत्मा को समझाना चाहते हैं किसी को, तो हम ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पाते। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि हम उसके गुण को जानते ही नहीं है। अभी रिसर्च किस पे हो रहा है? उसके गुणों पे रिसर्च हो रहा है। अभी उसके गुण पे रिसर्च हो गए तो आत्मा का जो आधार है उसको हम समझ पाएंगे। अगर हमने बोल दिया कि आत्मा का इतना ही गुण होता है या आत्मा का ज्ञान ही गुण होता है, मतलब हमने एक सिमिट कर दिया, मतलब बाउंड्री बना दिया, एक ड्रॉ कर दिया लाइन, कि इसमें यही गुण होता है। बट हमने अगर आधार है बोला, तो क्या बोल रहे, एक फ्रीडम दे रहे, एक हमने एक फ्रीडम दिया कि ये भी होता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और भी गुण है जो हमें फिलहाल पता नहीं है। राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी एक जैन दर्शन में एक तरीका बताया है जिसको सप्तभंगी बोलते हैं। उस तरीके से हम उसके गुण को पहचान सकते हैं, द्रव्य के गुण को पहचान सकते हैं। थोड़ा ये डिफरेंस पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये पॉइंट समझ में तो आ जाते हैं, लेकिन जब दिमाग में सोचें लिखना है तो गायब हो जाता है। वही मतलब इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस मेरी चल रही है कि आप लोग ये सब खुद से करना शुरू करें। ये ट्रेनिंग जो है ये खुद से आपका बिल्ड हो जाएगा दिमाग। एक बार ये जब क्लासेस पूरी हो जाएगी, कोर्सेज पूरे हो जाएंगे, तो आप खुद से मुझे अलग अलग एग्जाम्पल आके दोगे कि ये जो एग्जाम्पल है ये द्रव्य का है, ये जो एग्जाम्पल है गुण का है। मतलब आपकी कैपेसिटी इतनी एडवांस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग प्रोसेस का। और ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, इसमें आपको लगेगा रिपीटेशन है काफी, बट अल्टीमेटली बहुत। अगर आप उसको डीप लेवल में समझना चाहोगे, बट वो रिपीटेशंस नहीं है, और ना ही वो एक बात को अलग अलग तरीके से समझाया गया, वो डिफरेंट बात है। और जो कि हम सप्तभंगी जो है उसमें और अच्छे से समझ पाएंगे। सप्तभंगी आप सबको पता है क्या है? सबको थोड़ा मालूम है? थोड़ा, थोड़ा हाँ थोड़ा, थोड़ा। थोड़ा अभी थोड़ा होता वहां है। तक पहुंचने के लिए तो हमारे पास 5-6 स्लाइड को और कवर करना पड़ेगा। आई हाँ। थिंक हमने, ठीक है, पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम ये जो सप्तभंगी का कंसेप्ट है, यानी सेवन सिस्टम, उसको समझेंगे, जिससे समझ आएगा कि कोई भी कथन है उसके उसको समझाने के 7 प्रकार बताए गए हैं। एक ही हाँ। चीज को बताने के 7 अलग अलग तरीके का- बताए गए हैं। अस्थि 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 नास्ति, वही है ना हाँ मैडम? हाँ हाँ। हाँ, फिर आप अस्ति तो उसमें भी नास्ति। बोलोगे ये तो अस्ति। एक ही है, मैंने बोल दिया वो आया है, और ही इज प्रेजेंट, और ही इज नॉट एब्सेंट, दिस इज वन हम्म। एंड द सेम थिंग। बट अकॉर्डिंग टू सप्तभंगी ये तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है किसी भी चीज को अ, हम्म। रखने का या समझाने का, right। है ना। ओके, नेक्स्ट जाते हैं स्लाइड में। तो अभी जब हम द्रव्य और गुण की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना उसके अस्तित्व की भी बात किया जाए। अस्तित्व, जैसे हमने बोला कि उसके 3 रूप हो गए, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पत्ति, नाश एंड द्रव्य। अभी
जब पर्याय की बात होते हैं तो हमने देखा कि कोई भी नए पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे दूध से दही का बनना, दही एक नया पर्याय हो गया। अभी जो दूध, उसमें जो मिल्क जो क्वालिटी है, गुण, जो मिल्क की जो क्वालिटी गुण, वो तो सिमिलर रहेगी, बट उसमें जो पर्याय का अगर रोल आ गया तो हमने देखा कि दूध है वो दही बन गया। तो एक एग्जाम्पल है जिससे कि आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, व्यय, नाश, यानी कि पुराने पर्याय का विनाश। दही जब बनता है तो दूध का जो रूप है वो समाप्त हो जाता है, दूध का जो उसमें नामो निशान खत्म हो जाता है। मार्केट में आप जाओगे तो दूध अलग मिलता है, दही अलग मिलता है। क्यों ऐसा? हालांकि वो एक ही धातु यानी एक ही सब्सटेंस का दो आपको अलग अलग चीजें दिख जाएगी, बट देखने में तो दोनों अलग अलग ही होता है। दूध अलग हो गया और दही अलग हो गया। तो एक पर्याय का समाप्त होता है, नाश होता है, वैसे ही दूसरे पर्याय का उसमें मतलब दूसरे पर्याय का उसमें आ जाना होता है। तीसरा पॉइंट, द्रव्य का बना रहना। दूध और दही दोनों में गाय से प्राप्त पदार्थ यानी कि द्रव्य समान रूप में उपस्थित रहते हैं। दूध हो या दही हो, भले पर्याय के वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं, पर एक ही है कि वो दोनों जो है उसका सोर्स है वो काऊ है। ये जो है वो उसमें कॉमन पॉइंट है, जो कि उसके अस्तित्व को समझाने के लिए हेल्प करते हैं। तो किसी भी एक्सिस्टेंस को समझाना है तो उसको ये तीन प्रकार से समझा सकते हैं, यानी कि उत्पाद यानी नए पर्याय की उत्पत्ति, व्यय पुराने पर्याय का विनाश, और स्थायित्व यानी कि द्रव्य का बना रहना, यानी द्रव्य हमेशा इटर्नल फॉर्म में रहना। ठीक है, तो ये ऐसे आपको समझाना है, प्लस उसके एग्जाम्पल के तौर पे समझाना है। और ये वही चीज है कि दूध और दही में रूप बदलता है, लेकिन मूल द्रव्य वही होता है। तो इसको एक फिलोसोफर है, ब्रैडली करके, वेस्टर्न फिलोसोफर, वो अपीयरेंस एंड रियलिटी के माध्यम से इसको समझाते हैं कि हमें वो चीज जो दिख रही है, अपीयर जो हो रही है, क्या वो वास्तविक में भी वैसे ही है या उससे अलग है? ये एक सवाल आता है। हमें आसपास की जितनी भी चीजें दिख रही है, अपीयरेंस में जो है और रियलिटी में जो है, क्या वो सिमिलर है या उसके टू डिफरेंट फॉर्म्स है? तो अगर हम दूध और दही के हिसाब से देखें तो अपीयरेंस में वो सेम है, क्योंकि वो काऊ का ही प्रोडक्ट है, बट रियलिटी में वो दूध है और दही है। रियलिटी यानी कि जो हमारे जो इस दृष्टि से है, पर्यायार्थिक दृष्टि से है, पर्याय आर्थिक दृष्टि से वो दूध और दही है। बट जो द्रव्य आर्थिक दृष्टि से है, द्रव्य आर्थिक दृष्टि से वो क्या है? वो काऊ का प्रोडक्ट है, गाय का प्रोडक्ट है। तो भले एक ही चीज है, बट पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें बहुत सारी डिफरेंस है, बहुत सारी भिन्नता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। और इसलिए कहा जाता है कि द्रव्य और पर्याय वस्तु या भाव के संदर्भ में एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो परिवर्तन पर्याय में होता है, न कि द्रव्य में। द्रव्य स्थायी रहता है जबकि उसके रूप बदलते रहते हैं। जो जो परिवर्तन की बात होते हैं, हम चेंजेस की बात करते हैं, वो पर्याय में चेंजेस होते हैं। पर जो सब्सटेंशियल वे में अगर लिया जाए तो वो जो सब्सटेंशियल वे है उसमें चीजें जो है वो सेम रहती है, स्थायी रहती है। ये वस्तु को भाव क्यों कहते हैं? वस्तु वस्तु और या भाव। भाव नहीं, वस्तु को भाव नहीं बोलते। वस्तु या तो कोई ऑब्जेक्ट ले लो, या उससे मतलब उसका भाव ले लो। जैसे मैंने अभी बोला ये गाय का प्रोडक्ट, गाय का प्रोडक्ट, अभी एज अ गाय का प्रोडक्ट आप ऐसा भाव ही समझोगे, क्योंकि गाय का प्रोडक्ट बोलोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा उसमें। काफ भी आप बोल सकते हो कि वो तो गाय का प्रोडक्ट है, बट मैं एज अ भाव बोल रही हूं कि वो दही और दूध है। फाइनल जो हम उसको यूज करके मतलब एज अ क्या बोलते हैं, जब हम सोर्सिंग करते हैं मिल्क की, तो मैं एज अ सोर्सिंग भाव में बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए वहां पे भाव यूज किया ताकि हम उसके इंटेंट को समझ सके, इंटेंशन को समझ सके। ये इसलिए वैसे जैसे वस्तु को भी, आपकी मेटाफिजिक्स में वस्तु को भी भाव बोलते हैं ना मैडम? जैसे वो आता है, यदि ये चैतन्य मुकर भावाश्चिते,
तो उसमें ये आता है कि भगवान के सर्वज्ञ के जो दर्पण की तरह भाव, मतलब भाव को वहाँ वस्तु से डिफाइन किया है हाँ कि वो जो वस्तुएं बता रहे हैं भगवान, तो वहाँ वस्तु ना वर्ड यूज करके उन्होंने भाव यूज भाव किया है। भाव यूज किया। हाँ, हम्म। क्योंकि वस्तु, अगर हम वस्तु बोलते हैं ना, तो वी हैव टू प्रूव इट कि वो एग्जिस्टेंस में है या हमको दिख रहा है, हम उसको सेंस के थ्रू, मतलब देर इज अ सेंस एंड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट, परसीव कर सकते हैं। हमारे सेंसेस का और उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। इस प्रकार से हमें वस्तु को समझाना पड़ता है। बट जब भाव की बात होती है, तो भले हमें वहां पे चीज दिख नहीं रही है, बट हम उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम भाव का यूज करते हैं, या वस्तु या भाव। ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया है। अम्म, हाँ, ठीक है। ये कुछ नए पॉइंट्स हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, आप में से कोई मुझे ये 5 पॉइंट समझाएंगे अभी, फिर हम सप्तभंगी में आएंगे। अब ध्यान रखिए, ये पॉइंट पहले जैसे नहीं है, इसमें भी कुछ डिफरेंट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। पढ़ना है मैडम? पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ के समझाना है। पहला पॉइंट काफी सिंपल है। कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं? एंड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए। द्रव्य अपने गुणों और पर्यायों के साथ पूर्णतः व्याप्त होता है, अर्थात द्रव्य जहाँ है वही उसके गुण और पर्याय भी होते हैं। इसका मतलब है मैडम, वो द्रव्य रहता है ना, एक द्रव्य रहे तो वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उसका गुण उसके पूरा रहता है, उसका परिमाण कितना रहता है। वो छोटा रहे तो छोटा परिमाण, बड़ा रहे तो परिमाण उतने पूरा पूरा एंगल, किसी किसी भी एंगल्स में देखे तो उधर वो द्रव्य में गुण रहता ही है। हम्म। वो इसमें पूरा उसका पूरा व्याप्त होता है। हम्म। उसके गुण और पर्याय भी होता है। वो एक पॉइंट हो गया। वो एक पहला पॉइंट वही है ना मैडम? वही है। नहीं, अच्छा है, और अच्छा है। ये हाँ। एक्सप्लेन हाँ। वर्ड आपके जैसे एक्सप्लेन करना मुझे नहीं आता। एग्जाम्पल देना है मैडम, हाँ। एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पल दे दीजिए आप। एक एग्जाम्पल। एक पत्ता लिया तो एक पत्ता रहता है, पत्ता हरियाली रहता है, पत्ता हम पूरा पूरा पता इधर से उधर तक वो कितना, ये उतना बड़ा पता है तो वो इधर से इधर तक वो हरियाली ही रहता है। वो तो उसका गुण है, वो हरियाली वो पत्ता में पूरा पूरा तरफ से फैला फैला रहता है मैडम। हम्म। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड। अ, बट यहाँ पे एक और एक संदर्भ में बोला गया है। अ, हाँ, अनिल जी समझाएंगे सेम पॉइंट को हम्म, अलग तरीके से। मैं तो उस तरह समझ रहा हूँ कि कोई एक द्रव्य है, तो उसमें अनेक पर्याय छुपी हुई हैं, उसी गुण, मेन तत्व तो वही रहेगा, लेकिन कई पर्याय ले सकता है वो, हम्म। मतलब कई फॉर्म उसमें छुपी हुई हैं। तो वो सारी पर्याय जो हैं उसके गुणों के संग व्याप्त रहती हैं। तो वही जो गुण गुण और पर्याय भी होते हैं। हम्म। मतलब देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग एनी मोड्स, एनी टाइप ऑफ द मोड्स, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम्म। कोई भी द्रव्य है, इट हैज गॉट पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मैनी मोड्स, बेसिकली यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जैसे ओके। एक सोना है, तो सोने से कंगन भी बन सकता है, कोई भी चीज बन सकता है। जी जी। जैसे मैडम ने एग्जाम्पल दी कि पत्ते हरा, तो हम्म। पत्ता तो पत्ता ही रहा ना, मोड्स की बात नहीं आ रही है। यहाँ पे हम्म। मोड्स भी लेने हैं हमको इस सेंटेंस में। बिल्कुल बिल्कुल। there is a possibility of having any many types of the modes in हम्म। particular substance। मैं ही समझ रहा हूँ इसका मतलब। ठीक है, कुछ नया ही है आपने जो समझाया। हम्म। संध्या जी ने उसको क्वालिटी के माध्यम से समझाया, अनिल जी ने उसको उसके मोड
के माध्यम से समझाया, मतलब दोनों ही एक प्रकार का अलग अलग में संदर्भ में आता है, राइट। और कोई जो एक्सप्लेन करना चाहेगा इस सेम पॉइंट को? ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी को आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है और इसको प्रैक्टिकल वे में हम कैसे समझ सकते हैं। मैडम, ठीक मैं ठीक है। फोटो खींच लेती हूँ मैडम, स्क्रीनशॉट लेना नहीं आती, मैं क्या फोटो खींच लेती हूँ। आपको सीखना पड़ेगा, वो नया है वो। हाँ मैडम। ठीक है। चलिए, अच्छा है, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हाँ रिगार्डिंग दिस, एंड आई होप कि ये जो संबंध है तीनों का, क्योंकि हमारे सिलेबस हाँ में एक टॉपिक है तीनों का संबंध। पहले तो ये क्या हाँ है, फिर तीनों का संबंध क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसमें नोट्स एंड असाइनमेंट्स लिखना शुरू कर दीजिए। और हाँ मैडम। फिर जो आगे के पॉइंट्स हैं और आगे की जो एक्सप्लेनेशन है वो फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी सप्तभंगी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। मैडम यही यही इसी का असाइनमेंट है मैडम, इसी का हाँ हमें हाँ, असाइनमेंट लिखना इसी है। का असाइनमेंट है कि यही पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। असाइनमेंट में। हाँ। नहीं, असाइनमेंट फिलहाल ये क्लास असाइनमेंट है, वो आपका वो वाला असाइनमेंट नहीं है, फाइनल असाइनमेंट नहीं है। मैडम बड़े खुशी हो ठीक। रही है, 20 नंबर वाला ठीक। असाइनमेंट नहीं है नहीं नहीं ये। नहीं, वो नहीं है फिलहाल, ये नहीं जस्ट क्लास नहीं। असाइनमेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप लोग बोल रहे हैं टफ है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके, चलिए, जय मैडम। जिनेन्द्र। हाँ हाँ, जय श्री। थैंक मैडम यू। इसको इन पॉइंट